हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू गुरु 365। मैं भारती कौशिक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बड़ी जबरदस्त चल रही होगी, है ना। चलिए जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या हम आज की क्लास को शुरू कर सकते हैं? अगर आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं या एमपी टेट या किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली भी आप किसी टेस्ट की तैयारी नहीं कर रहे तो आज की क्लास एक ऐसी क्लास है जो हर ह्यूमन बीइंग को, जी हाँ, हर इंसान को देखनी चाहिए, सुननी चाहिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं पे भी दिया नहीं होता। ज्यादातर हमारी बुक्स में होता है पर इनको हम इम्पोर्टेंट नहीं समझते, लेकिन एग्जाम में अक्सर इसका क्वेश्चन आ जाता है। और एग्जाम के साथ साथ हमारी पोटेंशियल को और एबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी आज के टॉपिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। मैं आपको जरूर बताऊंगी कि आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, लेकिन आगे चलने से पहले बहुत जरूरी है कि आप इस टॉपिक को समझें। ऐसा टॉपिक जिस पर कोई चर्चा नहीं करता है और जिसको समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। जी हाँ, जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए। हम अपने रोज की तरह नियमावली से अपने क्लास को जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप एचटेट के लिए करंट अफेयर्स या एचएसएससी सीईटी के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे मेरी क्लास जरूर देखिए, हरियाणा करंट अफेयर्स बाय भारती कौशिक। आप शाम 4 बजे इंग्लिश की क्लास मेरे साथ लीजिए, जिसमें मैं आपको पेडागोजी, ग्रामर और वोकैबलरी सभी तरीके की चीजें कराती हूँ जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सके। एक ओवरव्यू के तरीके से आपकी अच्छी तैयारी हो सके। और रोज रात 9 बजे का टाइम हमारा फिक्स है, किसके लिए? सीडीपी के लिए। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सीट पेटियां कस कर बांध लें, हम अपना वायुयान उड़ाने जा रहे हैं। तैयार हैं आप? तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख दीजिए कि यस मैम वी आर रेडी। अगर आप तैयार हैं तो फिर देर किस बात की, आइए चलिए शुरू करते हैं। Here we go, right? लेकिन आगे चलने से पहले सबसे जरूरी चीज, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे कंटेंट के चैनल आप हमारे चैनल के कंटेंट को एनालाइज कीजिए। आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और आज ही हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, गुरु 365 का हिस्सा बनिए। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो भारती कौशिक नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लीजिए। आप अगर पढ़ते हैं, कभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो इसके अलावा कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे साथ पेड बैचेस लेना चाहते हैं तो लूसेंट लाइव ऐप डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज या पेड बैचेस में एनरोल कीजिए, जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जैसी आपके इंट्यूशंस हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग। देयर इज नो कंपल्शन, राइट? लेकिन हाँ, यूट्यूब की क्लासेस से मैं आपको इतना अश्योर जरूर करती हूँ कि एक ओवरव्यू और रिवीजन और एक प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी, तो चलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब बराबर करते रहिएगा। आइए मैं आपका सस्पेंस खोल देती हूँ कि आज कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। राइट, सो आज का टॉपिक है जी समायोजन और कुसमायोजन, यानी कि एडजस्टमेंट और माल एडजस्टमेंट। आप भी सोच रहे होंगे ये टॉपिक कौन सा टॉपिक है। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए, मैं आपको बिल्कुल विद प्रूफ बताऊंगी कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और हमारे लिए ये समझना क्यों जरूरी है। क्या आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि आपने कभी इस टॉपिक पर गौर फरमाया है? मेरे ख्याल से तो नहीं, लेकिन अगर फरमाया भी होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने आज से पहले एग्जाम दिया है तो आप इस बात को बिल्कुल 100% बहुमत के साथ स्वीकृत करेंगे कि यस मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सही किया कि आज ये टॉपिक किया। लेकिन आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि ये टॉपिक आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा। राइट, चलिए जी, तो शुरू करते हैं। समायोजन की बात करते हैं तो एडजस्टमेंट होता क्या है, एडजस्टमेंट क्या चीज है। तो आपके लिए जरूरी है ये जानना कि एडजस्टमेंट क्या है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी में, समाज में, है ना, किस प्रकार से एडजस्ट करता है, अपने विद्यालय में, अपने कॉलेज में या जिस भी जगह वो जाता है, वो कैसे एडजस्टमेंट करता है। एडजस्टमेंट कौन कर सकता है या ये एडजस्टमेंट चीज क्या होती है? परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना एडजस्टमेंट होता है। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, और जब इसको समझने की बात आती है या करने की बात आती है तो शायद मैं हूं या आप हैं, हर कोई एडजस्टमेंट के लिए बहुत संघर्ष कर रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है।
हाँ या ना, जरूर बताइएगा। और जब हम ऐसा नहीं कर पाते या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता, उसी को बोलते हैं कुसमायोजन। एक टीचर के लिए तो जानना जरूरी है ही कि एक बच्चा कु एडजस्टमेंट यानी कि कुसमायोजन जब जो होता है, माल एडजस्टमेंट जो होता है, वो परिस्थितियां किस कारण होती हैं, उनसे कैसे डील किया जाए, राइट। तो आज की क्लास में मैं आपको ये सब बताने वाली हूँ, क्योंकि ये टॉपिक आपको ना सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई कराएगा, बल्कि आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। क्योंकि आप आज के टॉपिक को समझ के ये पहचान लेंगे कि यार हम क्या क्या गलतियां अक्सर करते हैं, और फिर इसके पीछे अगर ये लॉजिक है तो हम इस लॉजिक को क्यों नहीं समझ रहे, और क्यों ना इसे सॉल्व कर लिया जाए, राइट। तो आइए मैं आपको बताना शुरू करती हूँ वन बाय वन कि समायोजन क्या है और कुसमायोजन क्या है और इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं हमेशा आपको बाइलिंगुअल कंटेंट दूं, फिर भी अगर फ्लो में कभी रह जाए तो कमेंट में लिखिएगा, पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगी जरूर, ये मेरा वादा है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एडजस्टमेंट क्या होता है, यानी कि समायोजन क्या होता है। देखिए बहुत लोग ये कहते हैं कि समायोजन जो है वो द्विमुखी प्रक्रिया है। बिल्कुल जी, द्विमुखी प्रक्रिया है, क्योंकि हमें किसी ना किसी के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे आप अपनी फैमिली में एडजस्ट करते हैं, शादी के बाद आप इन लॉज के साथ एडजस्ट करते हैं, आप जिस जगह काम करने जाते हैं वहां एडजस्ट करते हैं, जिस विद्यालय में पढ़ते हैं टीचर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं या स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी कि अपने क्लास फेलोज के अकॉर्डिंग चलते हैं या बिहेव करते हैं, तो आप एडजस्ट कर पाते हैं। यदि आप उनके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर पाते तो आपको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है, हाँ या ना। सबसे जरूरी चीज जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगी कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए जीवन में हम हर क्षण जिस जिस परिस्थिति में जाएंगे, वैसे वैसे हम वहां से तालमेल बिठाते जाएंगे। और अगर हम अडाप्ट कर पाते हैं, अगर हम एडजस्ट कर पाते हैं, तो समझ जाइए हमारा एडजस्टमेंट अच्छा चल रहा है। तो एडजस्टमेंट जो है वो हमें हर क्षण करना होता है और हर कण के साथ करना होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एडजस्टमेंट समायोजन कैसी प्रक्रिया है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन एग्जाम में पूछा गया कि क्या ये गत्यात्मक होती है, तो बहुत सारे बच्चों को लगा यार गत्यात्मक क्या होता है। तो मैंने कहा यार सिंपल, आप कह सकते हैं जिस चीज के अंदर गति हो सकती है, मूवमेंट हो सकती है, यानी कि परिवर्तन हो सकता है, विच इज नॉट रिजिड, विच इज बेसिकली डायनामिक इन नेचर, तो आप कह सकते हैं। देखिए एडजस्टमेंट जो है ना समय समय पर होता रहता है और चलता रहता है, और यदि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बदलाव या परिवर्तन इसके अंदर होता है, तो दैट मीन्स आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ये कैसी प्रक्रिया है, ये परिवर्तनशील है, ये डायनामिक है। आप समझिएगा, आप अभी भी शायद इसकी गहराई को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जब तक मैं आपके जीवन में से उदाहरण ना ले लूं तब तक आप इस टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन कुछ लोग जो पहले एग्जाम दे चुके हैं, एक एक दो दो नंबर से रह सकते हैं या रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हुई होगी प्रॉब्लम। तो आपने कहा कि मैम इसका मतलब वो एडजस्ट नहीं कर पाए होंगे, कहीं ना कहीं माल एडजस्टमेंट होगा। आज कारण जान लेते हैं, तो आज सुधार कर लेंगे, अभी तुरंत सुधार करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे इस बार मौका हाथ से ना निकले। ठीक है, तो समायोजन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जा सकता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह परिवर्तनशील है, यानी कि यह डायनेमिक है, यानी कि गत्यात्मक है। ये गत्यात्मक वर्ड तो रीट के एग्जाम में पूछा भी गया था। ठीक है जी। अब आपसे कहूंगी कि अगर कोई व्यक्ति समायोजन कर रहा है, किसी ने समायोजन सीख लिया, किसी के व्यवहार में आपको समायोजन दिख रहा है, तो इसका क्या मतलब है। आप कहेंगे इसका मतलब उसके चिंतन में परिपक्वता आ चुकी है, यानी कि उसकी थिंकिंग में एक मेच्योरिटी आ चुकी है। अक्सर एडजस्टमेंट वो ही कर पाता है जो मेंटली मिच्योर है, फिजिकली मिच्योर है, राइट। यानी कि परिपक्वता होने पर, चिंतन में परिपक्वता होने पर, जिस प्रकार से आप सोचते हैं किसी भी प्रकार को जो है, कोई भी चीज है उसको किस प्रकार से समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होती है। अगर आपकी थिंकिंग प्रोसेस बहुत स्ट्रांग है, किसी चीज को समझने की प्रक्रिया, उस पर चिंतन करने की प्रक्रिया, गौर फरमाने की प्रक्रिया यदि आपकी परिपक्व है, स्ट्रांग है, दैट मीन्स आप एडजस्टमेंट कर पाते हैं। और यदि आपका ध्यान उस पर जा ही नहीं रहा, यदि आप उस पर सोच ही नहीं रहे, तो आप एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी, राइट। किसी को भी प्रॉब्लम आएगी, स्वाभाविक है। अब अगला पॉइंट ये है हमारे पास कि संवेदनशीलता यानी कि सेंसिटिविटी। जानते हैं जो लोग एडजस्टमेंट करते हैं, जिनके साथ भी हम एडजस्टमेंट करते हैं,
उनके साथ हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, चाहे परिवार का हिस्सा हो या कोई भी हो, उनके साथ रिलेशनशिप में बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं, लेकिन फिर भी हम उनके साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे संवेगात्मक रूप से जुड़े होते हैं। यानी कि जब भी हम किसी चीज से संवेगात्मक रूप से जुड़े होते हैं, वी हैव सेंसिटिविटी टुवर्ड्स इट, यानी कि संवेदनशीलता है, तो कहीं ना कहीं हम वहां पे क्या करते हैं, समायोजन करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। यदि कोई व्यक्ति एडजस्ट कर रहा है, आपके अनुकूल चल रहा है, तो ये बात तो आपकी तय है कि उसमें आपके प्रति संवेदनशीलता है। राइट? क्लियर है ये बात? अगले पॉइंट पर चलते हैं, और अगला पॉइंट है आत्मविश्वास। जानते हैं, जो लोग समायोजन कर पाते हैं, मैंने कई बार बहुत लोगों से सुना है, पूछा भी है और देखा भी है, और बहुत लोगों ने मुझसे भी पूछा है कि आप इतने कॉन्फिडेंस में कैसे रहते हो। जानते हो, कोई भी इंसान अगर अपनी परिस्थितियों में, पर्सनल परिस्थितियों में या प्रोफेशनल परिस्थितियों में, राइट, या कैसी भी परिस्थितियों में अगर समायोजन कर पाता है, एडजस्ट कर पाता है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस का होना स्वाभाविक है। तो आत्मविश्वास इंसान के अंदर कब आता है? जब वो एडजस्टमेंट कर लेता है। अगर वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं देयर विल बी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप किसी भी कोने मतलब, हो सकता है पढ़ाई वाले कोने से, हो सकता है पर्सनल लव वाले कॉर्नर से, हो सकता है फैमिली वाले कॉर्नर से, या प्रोफेशन वाले कॉर्नर से, आजीविका वाले कॉर्नर से, ट्रेंड वाले कॉर्नर से। ट्रेंड मतलब जो आजकल के दुनिया में चल रहा है और आपके अंदर नहीं है, राइट? तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो इंसान के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन जो इंसान एडजस्ट कर जाते हैं, क्योंकि थिंकिंग मेच्योर होती है, राइट, और इमोशनली वो स्ट्रांग होते हैं, तो ऑब्वियसली उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। हाँ या ना? सहमत है इस बात से? अगर सहमत है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और एडजस्टमेंट को आप अगर आज गहराई से समझ रहे हैं तो आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अगली बात जो मैं इसके बारे में बताने वाली हूँ वो है कि भाई आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली प्रक्रिया है। किसी भी वातावरण में जैसे भी संसाधन है, हमारी जरूरतें हैं, तो उन जरूरतों से, उन आवश्यकताओं को हमें हमेशा रहता है कि हमारी ये जरूरत है, ये पूरी होनी चाहिए। अगर वो जरूरत पूरी हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है, सेटिस्फाइड है हम, तो हम एडजस्ट कर लेंगे। अगर हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही, तो माफ कीजिए, एडजस्टमेंट करना मुश्किल है। हाँ या ना? क्योंकि जब भी किसी की नीड या रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, वहां क्या होगा? वहां लड़ाई होगी, और लड़ाई होगी तो एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी। अब कैसे इन चीजों से डील करना है वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन पहले अच्छे से समायोजन को और समझ लेते हैं। एक वर्ड एग्जाम में लिखा था, अन्योन्याश्रित, है ना? तो अन्य अन्य आश्रित, अन्य अन्य आश्रित मतलब दूसरे पर आश्रित, यानी कि इंटरडिपेंडेंसी होती है। एडजस्टमेंट आप अकेले नहीं कर सकते, ताली दो हाथ से बजती है, राइट? तो कह सकते हैं कि इसके लिए आपको कॉपरेशन चाहिए होता है। तो सिर्फ जो एडजस्ट कर रहा है या जो एडजस्टमेंट नहीं कर रहा है उसकी गलती नहीं है। जिसके साथ एडजस्टमेंट करना होता है उसको भी समझना जरूरी है। और ये शायद इसके बारे में लास्ट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। अक्सर लोग कहते हैं कि तू एडजस्ट क्यों नहीं करती, या तू एडजस्ट क्यों नहीं करता, है ना, या वो खुद क्यों नहीं एडजस्ट कर लेता। तो एडजस्टमेंट के लिए कॉपरेशन चाहिए। तो कॉपरेशन मांगने से नहीं मिलता, कई बार लेना पड़ता है, और कई बार हम इंतजार करते हैं, पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है? तो जरूर ध्यान रखिएगा कि ताली दो हाथ से बजती है जब कॉपरेशन होता है और अन्य दूसरा जिसके साथ एडजस्ट करना है। तो कहते हैं कि दो कदम हम चले, दो कदम तुम चलो, है ना, तो सफर कट जाएगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है। थोड़ी मेहनत टीचर करे, थोड़ा मेहनत स्टूडेंट करे, रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा सा कॉपरेशन यानी कि कॉम्प्रोमाइज एक बंदा करे, दूसरा बंदा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करे तो चल जाएगा। लेकिन जहां एक ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करेगा, वहां पे लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि माल एडजस्टमेंट, कुसमायोजन स्टार्ट हो जाएगा, राइट? तो इसलिए सबसे जरूरी है कि हम पहले समझे कि समायोजन की प्रक्रिया जो होती है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, परिवर्तनशील, डायनेमिक यानी कि गत्यात्मक होती है। ऑलवेज रिमेंबर कि जैसे जैसे चिंतन में मेच्योरिटी, परिपक्वता आने लगती है, आप एडजस्ट अच्छा कर पाते हैं,
और जब भी कोई एडजस्ट कर रहा है तो वो संवेदनशील है, यानी कि सेंसिटिव है किसी चीज के प्रति। और जरूर याद रखें कि जब व्यक्ति समायोजन कर रहा है इसका मतलब आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। और यदि आप किसी के अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भर देते हैं तो वो कैसी भी परिस्थिति हो मार नहीं खाएगा, वो एडजस्टमेंट कर जाएगा। और यह दूसरे पर यानी कि अन्यों अन्याश्रित होती है। क्लियर है जी? यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछिए। यदि किसी व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी संपूर्ण रूप से आप कह सकते हैं कि उसको संतुष्टि दे रही हैं, पूरी हो रही हैं, तो वह एडजस्टमेंट कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ तो सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट हमने समझा है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है, तो आप मेरी मजबूरियां जानते हैं कि आज भी मेरे लिए ये मायने रखता है कि चाहे कुछ भी चलता रहे लेकिन हमारी पढ़ाई में खलल नहीं आना चाहिए। इसलिए रोज रात 9 बजे मेरे साथ जरूर जुड़ा कीजिए, जिससे कि हम अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि माल एडजस्टमेंट क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के ट्रेंड में एज अ टीचर आप स्कूल में बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस करते देखते हैं, और एज ए ह्यूमन बीइंग एवरीबॉडी इज गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ बिगड़ती जा रही है। सो मेंटल हेल्थ के टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे, लेकिन हाँ, सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट अगर हम चल रहे हैं तो हम ये जान ले कि भाई कुसमायोजन क्या होता है, यानी कि माल एडजस्टमेंट होता क्या है। इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, बहुत ही जटिल सी प्रक्रिया है। मतलब कभी कोई एडजस्ट नहीं कर पा रहा तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों नहीं कर पा रहा, क्या रीजन है। तो मेरे पापा हमेशा मुझे कहते हैं कि बेटा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, तिन आचरणई ने ते नर न घनेरे। दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान है, लेकिन उसका आचरण करना, अपने व्यवहार में उसे लाना बड़ा मुश्किल है। तो बात बिल्कुल सही है कि जो एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा उसको ये कहना कि तू ऐसे क्यों नहीं कर लेता, तू ऐसे क्यों नहीं कर लेता, इट साउंड्स इजी। लेकिन जब उसकी परिस्थिति पर जाकर हम देखते हैं तो हमें कुछ फ्लॉज यानी कि कमियां निदान होती हैं, यानी कि डायग्नोज होती हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डायग्नोज करके उनका तुरंत जितना पॉसिबल है उतना रेमेडी कर सके, जिससे कि एक व्यक्ति जी सके। क्योंकि देखिए, जीवन सबका अधिकार है, मानव अधिकार है, राइट? तो ये सारी चीजें अगर हम अपनी पढ़ाई में, करिकुलम में एज अ टीचर पा रहे हैं तो स्टूडेंट्स को भी ये समझना है, राइट? तो अब ध्यान से समझिएगा कि एक जटिल प्रक्रिया है, और ऐसी प्रक्रिया में होता क्या है। एक व्यक्ति में बहुत सारी योग्यता है, भगवान ने आपको आंखें दी हैं देखने के लिए, हाथ दिए हैं काम करने के लिए, है ना? और आपको हर उस चीज से नवाजा है जिसकी वजह से आप अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि योग्यताओं को कूट कूट के आपके अंदर डाला गया है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने योग्यताओं का सदुपयोग नहीं कर पा रहा है ना, तो इसका मतलब क्या नहीं कर पाएगा, एडजस्ट नहीं कर पाएगा। भाई मेरे पास आंखें हैं, मैं आंखों से देख नहीं पा रही, तो मैं एडजस्ट कैसे करूंगी, मुझे प्रॉब्लम होगी। बात आंखों की नहीं है, उदाहरण था। बात बहुत सारी है। आपने पढ़ाई लिखाई की है और आप कमा नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या है आपके लिए, आपकी योग्यता को आप क्या नहीं कर पा रहे, उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे। तो बाकी लोग आपको ताने मार रहे हैं, तो एडजस्टमेंट करने में क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। हाँ या ना? क्लियर है ये बात? ठीक है, देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी, धारावाहिक की सभी घटनाएं भले ही काल्पनिक हैं, इसका व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं। मैं एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड, एज अ फिलोसफर आपके लिए ये टॉपिक मुझे लगा कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जरूर बच्चों तक पहुंचना चाहिए। ना सिर्फ बच्चों तक बल्कि हर एक व्यूअर के पास पहुंचना चाहिए, जिससे हो सकता है आप अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इस कॉर्नर पर ध्यान ही ना डाले हो। और अब मैं अगर इस टॉपिक पर प्रकाश डाल दूं तो शायद अब आप इस टॉपिक का बहुत ध्यान रखें। जब भी आपके साथ प्रॉब्लम आए आप इस टॉपिक को सोचें और प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, शायद एडजस्ट करना इजी हो जाए। यस और नो? ठीक है, तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। और देखिए, ज्यादा सीरियस ना होइए, लेकिन हाँ, किसी भी चीज की चिंता नहीं, चिंतन कीजिएगा, राइट? आइए नेक्स्ट चीज मैं आपको बताती हूँ। अनेबल टू अडेप्ट इन फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। जब कोई व्यक्ति कुसमायोजन से ग्रस्त होता है तो वो अपने भौतिक और सामाजिक वातावरण में एडजस्ट करने में असमर्थ होता है। नॉर्मल सा वातावरण है, आप कई बार देखते हो हल्की सी हवाएं चल रही है, सुहानी सी हवाएं चल रही है, लोग बड़ा कह रहे हैं कि यार क्या मौसम है, कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, और कुछ वहीं की वहीं बहुत ज्यादा स्वेटर जुराब और वो पहन के, तो आपको लग रहा है कि यार इतनी भी ठंड नहीं है जितनी इसे पहनी है ना? तो दैट मीन्स वो फिजिकल, कहीं ना कहीं ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जहां से आप चीजों को देख सकते हैं।
देखिए किसी की भी शारीरिक प्रवृत्ति कैसी भी हो सकती है ना, मानसिक प्रवृत्ति कैसी भी हो सकती है, लेकिन ये सारी चीजें आप जब पहचान लेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सामाजिक वातावरण में भी उसे समायोजन करने में प्रॉब्लम आती है, राइट। तो सामाजिक यानी कि जो भी हमारे आसपास के लोग रहते हैं, अब आसपास के लोग किस प्रकार से जवाब देते हैं, हमें उन्हें क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, कब चुप रह के बात सुननी चाहिए, कब उसकी बात का सटीक जवाब देना चाहिए, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बच्चों को सिखानी होती हैं, और ये अकेला टीचर भी स्कूल में नहीं सिखा सकता, ये अकेले माँ बाप भी घर पे नहीं सिखा सकते। तो बच्चा जो है अपने आसपास के दायरे में मौजूद सबसे कुछ ना कुछ धीरे धीरे व्यवहार सीखता है और उन्हीं से एडजस्टमेंट करना सीखता है, राइट। अगर उसको वहां से सपोर्ट नहीं मिलता तब वो बच्चा एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, सिंपल सी बात है। और भी क्या क्या रीजंस हैं वो भी मैं आपको भी बताती हूँ, क्योंकि जहां से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि अभी तो कंसेप्चुअल क्लास चल रही है, जब क्वेश्चन क्लास बताऊंगी तो अभी की अभी हैंड टू हैंड, ठीक है, तो देखते रहिएगा, इसी तरीके से समझते रहिएगा। ऐसे व्यक्ति में जो माल एडजस्टमेंट यानी कि कुसमायोजन से ग्रस्त है, एक समस्या से जूझ रहा है, अपनी योग्यताओं का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, वो अपने भौतिक या सामाजिक वातावरण में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, उसमें किस चीज की कमी है, उसमें पेशेंस की कमी है। आप आज के दौर पर 21वीं सदी में देखिएगा, इस इलेक्ट्रॉनिक युग में लोगों के अंदर पेशेंस है ही नहीं, उनको हर चीज कैसे चाहिए, तुरंत चाहिए, इंस्टेंट मैगी 2 मिनट, है ना। लेकिन अगर हम बात करें, कहते हैं सब्र का फल मीठा, मीठा नहीं बहुत मीठा होता है, बल्कि सब्र का फल सफलता होता है, सब्र का फल समायोजन होता है। तो आप देखेंगे कि जो व्यक्ति माल एडजस्टमेंट से ग्रस्त है यानी कि कुसमायोजन से ग्रस्त है, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, उसमें किस किस की कमी निकलेगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें धैर्य की, परसिवरेंस की कमी है, परसिवरेंस की, उसमें जो है आप कह सकते हैं कि सहनशीलता की कमी है, लैक ऑफ पेशेंस है, आप कह सकते हैं कि उसमें इच्छा शक्ति ही नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चे जिनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या अच्छा लगता है, बोलते हैं पता नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ। तो जिनकी अपनी चॉइस नहीं है, सेल्फ लव नहीं है, उनको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है। जो लोग खुद से प्यार कर लेते हैं, जो खुद को प्रायोरिटी पे रख लेते हैं, अपने रिलेशंस को प्रायोरिटी पे रख लेते हैं, वो एडजस्ट भी कर जाते हैं, हाँ या ना। और जरूरी है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जो लोग समायोजन नहीं कर पा रहे, देखिए जो समायोजन कर पा रहे इसका मतलब वो सेल्फ सेटिस्फाइड है, भैया हम जैसे हैं, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे, अब कोई खुश हो या हो खफा, हम नहीं बदलेंगे अपनी अदा, है ना। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा गाना लगता है और हमेशा एडजस्टमेंट पे याद भी आता है कि यार जो लोग सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं, वो कहते हैं भाई हम तो जैसे वैसे रहेंगे, जिसे हमारे साथ रहना रहो, नहीं रहना मत रहो, तो वो खुद एडजस्ट कर जाते हैं, दे आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। बट मेनी पीपल दे आर अनेबल टू एडजस्ट, क्योंकि उनको लगता है मैं सुंदर नहीं हूँ, है ना, हाय मैंने पढ़ाई नहीं की, हाय मेरे अंदर इसके जैसा कॉन्फिडेंस नहीं है। आप ये चीज हमेशा लोगों में ऑब्जर्व कीजिएगा, एज अ टीचर आप अपने स्टूडेंट्स में ये चीज जरूर देखेंगे, कहीं ना कहीं वो किसी कोने में चुप दब के बैठे हुए हैं। अरे क्यों डरना है यार, क्यों डरते हो किसी चीज से, डरना छोड़ दीजिए, जीना शुरू कीजिए। जी हाँ, सबके सब डर में जिंदगी काट रहे हैं, कोई क्या कहेगा, है ना, वही बात है, चार लोग क्या कहेंगे, वो चार लोगों को छोड़ो यार, आप ये सोचो कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप समझे, अमल करें। और यहाँ पर है कि उसमें धैर्य की, सहनशीलता की, इच्छा शक्ति की और आत्मसंतुष्टि की कमी मिलती है। यदि ये कमी हम लोगों की पूरी कर दे तो वो एडजस्ट करना सीख जाएंगे, राइट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यथार्थता, वास्तविकता। पता है आपने देखा है जैसे किशोर होते हैं, है ना, अडोलोसेंस, राइट, उनमें प्रैक्टिकलिटी, व्यवहारिकता यानी कि वो नहीं होता, डे ड्रीमिंग होता है, सो दे बेसिकली फेस द प्रॉब्लम ऑफ माल एडजस्टमेंट। इसलिए टीजीटी पीजीटी में हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है इसमें से, राइट। और जरूर ध्यान रखिए कि जो लोग प्रैक्टिकल वास्तविकता को, वास्तविक परिस्थिति को नहीं समझ पाते, है ना, समहाउ कोई भी रीजन हो सकता है, नहीं समझ पाते, हो सकता है आईक्यू की कमी है, हो सकता है उन्हें हमेशा किसी अंधेरे में रखा गया हो, या कोई भी ऐसा रीजन हो सकता है कि वो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं जानते हो, या उसको अवगत नहीं कराया हो सकता है, उसे मोटिवेट नहीं किया हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन हाँ, उनके अंदर प्रैक्टिकलिटी की, वास्तविकता को समझने की कमी रहती है। इज इट क्लियर? वो वास्तविकता से काफी परे होते हैं। जैसे कई लोग, मैं आपको बताना चाहूंगी, ना सिर्फ किशोर बल्कि मैंने बहुत अडल्टहुड में भी ये चीजें देखी हैं कि 30-32 के भी हो जाते हैं, राइट। और तब भी ये सोचते हैं
1 करोड़ कमा लेंगे, 2 करोड़ कमा लेंगे, लेकिन पता चले कि 1 करोड़ 2 करोड़ के लिए 1,000 भी कमाने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अभ्यास नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, सीढ़ी जब तक नहीं चढ़ेंगे, छत पर छलांग नहीं लगाई जा सकती। छलांग लगा के आप छत पर नहीं पहुंच सकते। आपको कदम कदम रख के ही आगे बढ़ना होगा, राइट? तो अगर आपको 1 करोड़ 2 करोड़, भगवान 100 करोड़ दे, लेकिन जरूरी है कि पहले आप कमाना सीखें तो सही, स्टेप करें तो सही, प्रयास करें तो सही। देखिए, बात सिर्फ पैसे की नहीं है, पैसा तो मैंने सिर्फ उदाहरण दिया है। आप किसी भी चीज की बात कर लीजिए, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैम 30 दिन में पेपर हो जाएगा, मैडम 20 दिन बचे पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर आप रोज यही सवाल पूछेंगे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, आज आप पढ़ना शुरू करेंगे, आज आप जितनी भी वीडियोस आपकी छूट चुकी हैं, रह चुकी हैं, उन्हें फटाफट समय निकाल कर प्रायोरिटी बेस पर क्या करेंगे, देखना शुरू करेंगे, रिकॉर्डेड ही सही, तो आप कर जाएंगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो माफ कीजिए, फिर सिलेबस पूरा ही नहीं होगा तो करेंगे कैसे? अब यहाँ पे समझने वाली चीज कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, इनमें से कौन सा माल एडजस्टमेंट का यानी कि कुसमायोजन का तत्व है या नहीं है। तो पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द एलिमेंट्स। मैं आपको अब जो बताने वाली हूँ उस पर बहुत गौर फरमाइएगा, आपको सिरा मिल जाएगा, यानी कि वो धागे की वो डोर मिल जाएगी, वो छोर मिल जाएगा जिससे गुत्थी सुलझ सकती है। जी हाँ, सुनिएगा ध्यान से। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये टॉपिक अच्छा लग रहा होगा। और सुनिए, सो गए या खो गए, अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक करके मुझे जरूर बताइएगा। और आज की क्लास अगर वाकई में आप शेयर करेंगे तो शायद ये उस तक पहुंच जाए जो शायद ये सोचता है कि मुझसे ना हो पाएगा, और आज उसके अंदर अगर आत्मविश्वास आ गया तो शायद उसका जीवन सुधर जाएगा और आपको बहुत दुआएं लगेंगी। ठीक है? और मैं भी बस इतना ही कहती हूँ कि कुछ हो या ना हो, लेकिन प्लीज अपनी दुआएं जरूर दीजिएगा, अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। जो मैंने सोचा है कि हम एक क्वालिटी एजुकेशन सब बच्चों तक पहुंचाएं, वो शायद हम जरूर कर पाएंगे, राइट? तो एलिमेंट्स क्या क्या है? पहला एलिमेंट है कुंठा यानी कि फ्रस्ट्रेशन। देखिए, फ्रस्ट्रेशन होता कैसे है, मैं पूरे फ्लो चार्ट से आपको समझाती हूँ। किसी की नीड है, जरूरत है, अब वो जरूरत है, आवश्यकता है, तो आपके अंदर अंतर्नोद आएगा। जब आवश्यकता है, अंतर्नोद आएगा, तो व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा? आपने कहा मैम, वो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करेगा, यानी कि गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करेगा। और जब वो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करेगा तो कहीं ना कहीं उसको सक्सेस मिलेगी एज अ इंसेंटिव। क्या मिलेगी? सक्सेस मिलेगी एज अ इंसेंटिव। लेकिन गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करने पर भी अगर सक्सेस ना मिले तो क्या होगा? तो असफलता होने पर एक व्यक्ति ऑल्टरनेट ऑप्शंस ढूंढने लगता है, क्या किया जाए, और वो भी काम नहीं आया, वो प्लान भी फेल, वो प्लान भी फेल, वो प्लान भी फेल, तो उसको हो रही है कंफ्लिक्ट, द्वंद, वो चूज नहीं कर पा रहा। जब वो चूज नहीं कर पा रहा, विजन क्लियर नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन। और जब भी फ्रस्ट्रेशन होगी, कुंठा होगी, तो व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा? आक्रामक, एग्रेसिव बिहेवियर। आइए मैं इसका एक उदाहरण देकर आपको अच्छे से समझाऊं, राइट? तो जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर किसी व्यक्ति की जरूरत है एचटेट क्वालिफाई करना है, तो उसके अंदर एक जोश, एक उत्तेजना जो है वो बहुत बढ़ जाती है, और वो बहुत व्याकुल हो जाता है कि मुझे पढ़ना है, सिलेबस क्या है, क्या आता है, पैटर्न क्या है, टीचर कौन है, बैच क्या है। तो वो कहीं ना कहीं लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है और एक सेलेक्टिव सा नेचर करता है और बहुत अच्छे से तैयारी करता है किसी पर भी विश्वास करके। लेकिन अगर वो सक्सेस कर जाता है, इंसेंटिव उसे मिल जाता है, तो अभिप्रेरणा इसी प्रकार से चलती रहती है। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी, प्रयास करने के बाद भी, यदि असफलता हो जाए, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, कैसे भी वो रह जाए, पिछड़ जाए, तो वो बहुत निराश हो जाता है। जब वो निराश हो जाता है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अगली बार हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं काम कर, तू ये मत दे, ये कर ले। बहुत सारे लोग बोलते हैं तू एक काम कर, तू प्रोफेशन चेंज कर ले। बहुत सारे लोग बोलते हैं एक काम कर यार, तू है ना ये वाला बिजनेस कर ले, जरूरी थोड़ी है एचटेट अगर भर्ती नहीं निकली या कुछ भी। बहुत सारे आपको ना, हमारे देश में राय चंदों की कमी नहीं है, तो बहुत सारे राय चंद मिलेंगे जो आपको समय समय पर राय देते रहेंगे। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ऐसे में आप हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, क्योंकि लैक ऑफ गाइडेंस है। भरोसा पहले करके देखा था, भरोसा पूरा हुआ नहीं, अब दूसरे भरोसा हो नहीं रहा, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब भरोसा कर लीजिएगा, जिस पर आपका मन चले उस पर कीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, यदि ये सारा भी
असफल हो जाए, एक बार किसी ने भरोसा तोड़ा, कोई दोस्त ने, किसी ने भी ब्रेकअप किया हो, धोखा दिया हो, डिच किया हो, अगर दोबारा भी कभी ऐसा हो जाता है तो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर वो उस चीज के प्रति कैसा बिहेवियर करता है, एग्रेसिव। जहां उस चीज की चर्चा होगी वहां उसका व्यवहार कैसा हो जाएगा, आक्रामक। ठीक है जी, क्लियर है ये बात, कंसेप्ट समझ में आया, हाँ या ना? चलिए, अब आप अच्छे से किसी के भी बिहेवियर को एनालाइज कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट है दबाव। देखिए दबाव का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे कि जी दबाव का मतलब होता है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एक तरीके से सिचुएशन जो है हमारी, इनमें हम एडजस्ट नहीं कर पाते, मतलब हो सकता है किसी भी प्रकार का एक सप्रेशन हम पे है, राइट। इसमें होता क्या है, कभी भी आप शारीरिक रूप से या स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे तो व्यक्ति के अंदर एक दबाव सा आपको महसूस होगा। ऐसे में उसके अंदर उत्तेजना की कमी होगी, और आप ये भी कह सकते हैं उत्तेजना की कमी के साथ साथ या उत्तेजना होने पर, नहीं नहीं, दबाव जब किसी चीज का होता है तो बहुत ज्यादा उत्तेजना हो जाती है, उत्तेजना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हड़बड़ाहट में वो क्या करता है, असंतुलन होती हो जाता है, यानी कि इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी सिलेबस बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है, तो आप लोग पेपर क्वालिफाई करने के लिए ऊर्जा बहुत ज्यादा है ना, एक्साइटमेंट बहुत है, लेकिन हड़बड़ाहट बहुत ज्यादा हो रही है, और हड़बड़ाहट में हो क्या रहा है, सब कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं आता, ऐसा लगता है कि नहीं होगा, तो वो असंतुलन अपने आप हो जाएगा। समझ गए इस बात को, क्यों हो रहा है वो असंतुलन, क्योंकि आपका कार्य आपने डे बाय डे तो सॉल्व किया नहीं, वन बाय वन तो किया नहीं। जिसको पता था एडस्टेट दिसंबर में होता है, उसे जनवरी से तैयारी करनी थी, एंड वन एक एक स्टेप काम करना चाहिए था, लेकिन वो सोचा कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, अब समय इतना सा रह गया और काम इतना सारा बढ़ गया, तो उत्तेजना एक्साइटमेंट बढ़ गई, राइट, और असंतुलन हो गया, हड़बड़ाहट बढ़ गई। अब ऐसे में होता क्या है, आवश्यकता की पूर्ति ना होने पर असफलता होती है, तभी दबाव होता है। जब किसी इंसान, आपने कहा मैम ये सब कब होता है, मैंने कहा किसी की नीड पूरी नहीं हुई और वो हो गया असफल, तो उसके अंदर क्या रहेगा, एक दबाव रहेगा, एक प्रेशर रहेगा। क्लियर है ये बात? तीसरा एलिमेंट सुनिए, वो भी मैं आपको बताती हूँ, शायद अब आप अपने बिहेवियर को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे और सुधार भी कर पाएंगे। सुधार के लिए मैं अभी आगे चलूंगी, चिंता मत कीजिए। तनाव यानी कि स्ट्रेस, ठीक है। आप कहते हैं कि मैम बहुत तनाव है, बहुत स्ट्रेस है, आप ऑफिस में जाएं, स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, घर में भी कई बार तनाव का माहौल हो जाता है, तो ये तनाव होता क्या है, आइए मैं आपको समझाऊं। जब भी परिस्थितियों के अनुसार आप पूरी तरह से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, आप उसमें फेल हो जाते हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर पाते, तो आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली, नेचुरल है, स्वाभाविक है कि हो जाता है। स्ट्रेस में अक्सर क्या होता है, असंतुलन होता है और इंसान की एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। जब भी तनाव होगा तो अक्सर आप देखेंगे स्ट्रेस में इंसान जो है दबाव मानता है, उसके अंदर एक असंतुलन आ जाता है और फिर वो हार मान लेता है, नहीं यार मुझसे नहीं होगा, मुझसे होगा ही नहीं, राइट। तो जब वो सरेंडर कर देता है, गिव अप कर देता है, तो स्ट्रेस एक ऐसी चीज है, इंसान की एक्साइटमेंट, उसकी ऊर्जा को खत्म कर देती है। इसलिए आपने अगर कभी नोट किया हो, मैं आपको क्या बोलती हूँ, स्ट्रेस मत लीजिए। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आप अपनी एक्साइटमेंट, अपनी ऊर्जा को ऑटोमेटिकली खुद ही कम कर रहे हैं, तो आप अपने आप के साथ ही अन्याय कर रहे हैं। समझ रहे हैं? उल्टा आपको तो ये करना चाहिए, हर वो चीज जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाए, आपकी एक्साइटमेंट को बढ़ाए, आपको वो करना चाहिए, राइट। तो जरूर ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, डिस्कस करती हूँ, और उसे बोलते हैं दुश्चिंता यानी कि एंजाइटी। आपने कहा मैम बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, तो चिंता कब होती है, जब आपकी कोई भी डिजायर जो आपको अच्छा लगता है कि आपको करना है, आपके अचेतन मन में छुपी हुई है और आप वो बार बार चेतन मन में आ रही है और आप उसे पूरा करने में असमर्थ हैं। हमेशा इंसान, देखिए सुनिए मेरी बात, हमेशा इंसान अपने फ्यूचर के प्रति एंजाइटी रखता है, एंशियस होता है, जिस वजह से वो अपना वर्तमान बिगाड़ लेता है, और ये वो बहुत गलत करता है। कई बार मेरे पापा मुझे बहुत बार बोलते हैं कि बेटा भविष्य की चिंता में कई बार इंसान वर्तमान जीना भूल जाता है, एंजाइटी तो होगी। जैसे कई बार हम जब जगह पर घूमने जाते हैं, किसी भी जगह पर घूमने जाते हैं, मैंने बहुत देखा है, लोग फोटो खींचने में इतने व्यस्त होते हैं कि उस चीज का नेचुरल जो एक
वहां का एंजॉय करना होता है उसको करते ही नहीं है। नेचुरल मूवमेंट एंजॉय नहीं करते कि यहाँ फोटो क्लिक करना जरूरी है, क्योंकि फोटो घर जाके वापस जाके देखेंगे। आपने इतने पैसे लगाए, आपने इतना समय लगाया, और आपने उस मोमेंट को वहां पर एंजॉय ही नहीं किया, तो आप वहां खुद के लिए घूमने गए ही नहीं, आप दूसरों को दिखाने के लिए घूमने गए थे। और ऐसे घूमने का कोई फायदा नहीं है। उल्टा जब आप वापस घर आएंगे तो आपको 4 टेंशन खड़ी मिलेंगी। इतने सारे कपड़े धोने हैं, 4 दिन का जो काम है वो करना है, वर्कलोड बढ़ गया है ना। तो कहीं ना कहीं लोग शायद अडेप्ट करना ही भूल गए, एंजॉय करना ही भूल गए हैं, जीने के तौर तरीके ही भूल गए हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि ये सही है और ये गलत, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अक्सर एंजाइटी बढ़ती ही तभी है जब आप फ्यूचर की टेंशन में वर्तमान को जीना छोड़ देते हो। बहुत सारे लोग जब मुझे ये कहते हैं कि मैम एचटेट नहीं हुआ, तो वर्तमान में पढ़ना ही छोड़ दिया इस चिंता से। आप वर्तमान में पढ़िए, परिणाम छोड़ दीजिए, आप वर्तमान में अपना 100% दीजिए, आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। आप जरा सी बात के साथ एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे। जानते सब हैं, ज्ञान सबके पास है, लेकिन जीवन में अगर अमल कर दिया तो सब सक्सेस नहीं हो जाएंगे, सब मार्क जुकरबर्ग या फिर रतन टाटा जैसी उपाधि नहीं ले लेंगे, बताइए। लेकिन नहीं, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिनके लक्ष्य महान होते हैं वो छोटी चीजों में नहीं उलझा करते। अगर आपके अंदर कोई डिजायर है ना, जो अचेतन मन में है, और अब आप बार बार आपको कह रही है कि नहीं मुझे पूरा करो, मुझे पूरा करो, तो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, राइट। आपने सोचा तो ये था कि इस काम को मैं फ्री हो जाऊंगा तब करूंगा, फ्री हो नहीं रहे, तो फ्यूचर की वो टेंशन आपका वर्तमान खराब करे जा रही है। और ये एलिमेंट्स जो मैंने आपको बताए, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, है ना, ये सब एलिमेंट्स हैं किसके, माल एडजस्टमेंट के। जब कोई व्यक्ति के अंदर ये सारी चीजें होंगी तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। माफ कीजिए, मैं आपको बता तो नहीं सकती, लेकिन हाँ, एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, ना सिर्फ आप बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, खास तौर पे महिलाएं, मेरे साथ हर दिन 1 या 2 या 4 केस ऐसे जरूर आ जाते हैं जो वो मुझे रोज बताते हैं कि मैम इतनी प्रॉब्लम है लाइफ में, इतनी प्रॉब्लम है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, राइट। और मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ कि प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं, राइट। और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने के बाद वो एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं, स्ट्रेस, टेंशन, ये सब क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि उन्हें कॉपरेशन नहीं मिल रहा है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भूल चुकी हैं। मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि प्लीज परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालिए, ठीक है, और अपनी योग्यता को पहचानिए। आप किसी से कम नहीं है, आपके अंदर हर वो गुण है, परमात्मा की एक कृपा है कि आपके अंदर हर वो गुण है जो जरूरी है और जो चाहिए। आप अपने गुणों की पहचान कीजिए। लास्ट में यही कहना चाहूंगी, अभी क्लास खत्म तो नहीं हुई, पर हाँ, इसके लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि भगवान हनुमान के अंदर भी, है ना, बहुत सारी ताकत थी, असीम ताकत, उनको भी अपनी ताकतों का अंदाजा नहीं था, तो जामवंत जी की जरूरत थी, और जामवंत जी ने उन्हें उनकी ताकत से आभास कराया, तब जाके वो पूरा समुद्र लांग के सीता की खोज कर पाए। आपके अंदर भी बहुत ताकत है, बहुत गुण है। जो भी आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनके साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे से हैं, जिसका भी आपको लगता है कि आपको समझेगा, उसके साथ आप अपनी चीजें शेयर कीजिए और अपना जीवन में जामवंत ढूंढिए जिससे आप अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकें, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आए हैं। एक और एलिमेंट है कन्फ्लिक्ट, और कन्फ्लिक्ट भी हमारा जो है माल एडजस्टमेंट का बहुत मेजर मेजर एक एलिमेंट है। कन्फ्लिक्ट को आप अंतर्द्वंद या संघर्ष भी कहते हैं, और कन्फ्लिक्ट यूजुअली 4 टाइप्स का होता है। हमारे एग्जाम में ये 4 टाइप्स एज अ ऑप्शन पूछे जाते हैं। हमेशा एक सिचुएशन होती है और सिचुएशन के हिसाब से आपको बताना होता है कि ये कौन सा टाइप का कन्फ्लिक्ट है, ठीक है जी। तो परिहार परिहार यानी कि अवॉइडेंस अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, अप्रोच अप्रोच यानी कि दृष्टिकोण, और परिहार आप इसे कहते हैं। एक होता है अप्रोच अप्रोच कन्फ्लिक्ट यानी कि दृष्टिकोण और दृष्टिकोण, अप्रोच अप्रोच कन्फ्लिक्ट यानी कि दृष्टिकोण और दृष्टिकोण संघर्ष, और एक होता है डबल अप्रोच अवॉइडेंस। आइए मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं, और जब भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी तो इसके क्वेश्चंस भी जरूर लेकर आऊंगी, ठीक है। सबसे पहले उम्मीद ये करती हूँ कि आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, जितने लोग वीडियो देखें
उन सबसे कहूंगी कि आज तक आपने लाइक किया हो या ना किया हो, ये वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताइएगा कि सच में इस चीज की जरूरत होती है लोगों को समझने की। क्या ये कंटेंट सच में आपको अच्छा लगा, प्लीज मुझे बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है कि जब कोई व्यक्ति दो ऋणात्मक परिस्थितियों में चयन करने में असमर्थता महसूस करता है, इसे क्या कहा जाएगा? दो ऋणात्मक, नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मुझे चाय भी पसंद नहीं है, मुझे कॉफी भी पसंद नहीं है, लेकिन मेहमान किसी के घर बन के गई हूँ तो उसने कहा कि चाय लेंगे या कॉफी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। दोनों नेगेटिव परिस्थितियां जिनका जो रिजल्ट होगा वो एडवर्स होगा, मुझे पसंद नहीं है, फिर भी मुझे उन दोनों में से चूज करना पड़ रहा है। ठीक है, दो दुश्मन है, दो दुश्मनों के बीच में चूज करना पड़ रहा है, तो इसे हम बोलते हैं अवॉइडेंस, अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। अगर हम कहें अप्रोच अवॉइडेंस, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी कि दृष्टिकोण और परिहार। देखिए, अप्रोच का मतलब है पॉजिटिव। अब फॉर एग्जाम्पल, एक मन कह रहा है पढ़ ले, एक मन कह रहा है सो जा, द्वंद्व है मेरे अंदर, लेकिन मुझे पता है कि पढ़ ले क्या है, पॉजिटिव है, और नेगेटिव क्या है, जिसका परिणाम नेगेटिव होगा, सोना क्या है, नेगेटिव है। तो मैं किससे गुजर रही हूँ? आप कहेंगे इसका मतलब अप्रोच और अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट से इंसान गुजर रहा है, इसलिए वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। क्लियर हो रही है ये बात? अगर आप कभी देखेंगे तो जब दो पॉजिटिव चीजों में है ना, आपको समझ नहीं आ रहा मैथ्स पढ़ूं या इंग्लिश पढ़ूं, है ना, आपको समझ नहीं आ रहा सीडीपी पढ़ूं या अपना सब्जेक्ट पढ़ूं, नंबर तो दोनों से ही मिलेंगे, राइट? लेकिन दोनों में चूज करने में कंफ्यूजन हो रही है, तो आप किससे गुजर रहे हैं? अप्रोच कन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं। और अंत में बताना चाहूंगी कि कन्फ्लिक्ट चौथे नंबर का होता है, जिसे आप बोलते हैं डबल अप्रोच अवॉइडेंस। डबल अप्रोच अवॉइडेंस यानी कि दोहरा दृष्टिकोण परिहार क्या होता है? एक ऐसी चीज जिसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी होंगे और नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, राइट? पॉजिटिव पॉइंट्स भी होंगे और नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, उसमें चूज करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है, उसकी फेवरेट जॉब उसे मिल रही है, लेकिन सैलरी उतनी नहीं मिल रही जितनी उसको चाहिए, तो बताइए वह किस संघर्ष के अंतर्गत है? तो आप कहेंगे मैम इसका मतलब वो डबल अप्रोच अवॉइडेंस में है। जॉब तो मनपसंद है, एक ही सिक्का है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और दोनों के साथ ही जो है आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है। जहां आपको अच्छा भी मिल रहा है, पसंद भी है, लेकिन आपको घाटा भी हो रहा है, मतलब फायदा भी हो रहा है, साथ साथ नुकसान भी हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुई है बात सभी को? तो जल्दी से मुझे बताइएगा, ये एक चीज क्लियर है? अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप पीआरटी का पेपर देते हैं, आप टीजीटी का देते हैं या पीजीटी का देते हैं, तो क्वेश्चन यहां से आता है कि एक इंसान के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, एक टीचर के लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो समायोजन करे। जो लोग समायोजन नहीं कर पाते वो कुसमायोजित हैं, और कुसमायोजन के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, राइट? हो सकता है किसी का विद्यालय कारण रहा हो, विद्यालय में कुछ ऐसी कोई दुर्घटना हुई हो, कोई मिसहैपनिंग हुई हो, या किसी प्रकार का ऐसा वातावरण हो सकता है परिवार में कलेश रहता हो, ठीक है, पारिवारिक कारण हो सकता है भाई उसके शारीरिक कारण हो, यानी कि उसको कोई किसी तरह की बीमारी से ग्रस्त हो। तो देयर आर सेवरल रीजंस, ठीक है? अब जरूरी है कि समायोजन के लिए क्या क्या हम मेथड्स को यूज कर सकते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेथड्स। कुछ होती हैं प्रत्यक्ष विधियां, कुछ होती हैं अप्रत्यक्ष विधियां, कुछ होती हैं क्षति पूरक विधियां, और कुछ होती हैं आपकी आक्रामक विधियां। देखिए, बहुत बच्चे मुझे बार बार बोलते हैं कि मैम ये जरूर करवाना, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कराया है। तो प्रत्यक्ष विधियों में आता है बाधा निवारण, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, मार्ग परिवर्तन यानी कि टू चेंज द मेथड, टू चेंज द वे, और लक्ष्य प्रतिस्थापन यानी कि टू चेंज द गोल। अब देखिए, सबसे जरूरी चीज है कि जब भी हम ऐसी बात करते हैं तो बाधा निवारण क्या होता है? अब सुनिए ध्यान से। अगर मैं कहूं कि भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है वो बिजनेस अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो उसको लग रहा है कि यार ये मेरी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूं, तो वो अंधविश्वास पे विश्वास करने लग जाता है, जैसे मन्नत मांगना, जैसे काला धागा बांध लिया, या कुछ भी। ठीक है, अब समझिएगा मेरी बात को कि यहाँ वो साइंटिफिक रीजंस को छोड़ के उसे लगता है कि ये प्रॉब्लम इस वजह से नहीं हो रही। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई बार कहते हैं नजर लग गई होगी, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे कई लोग कि हे भगवान, मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरा एचटेट क्वालिफाई करा दे, है ना? तो ये जो होता है, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो बाधा निवारण के लिए अंधविश्वासी होते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये एक प्रकार की कैसी विधि है? प्रत्यक्ष विधि है। अगला लिखा है मार्ग परिवर्तन। तो मार्ग परिवर्तन क्या होता है?
हो सकता है पहले आपने एचटेट क्वालिफाई करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाई हो और आप 1 या 2 नंबर से रह गए हो। तो जिस भी वजह से आपकी विफलता रह गई हो, आपने स्वयं अध्याय किया था, सेल्फ स्टडी किया था, इस बार आपने सोचा कि यार सेल्फ स्टडी छोड़, इस बार मैं कोई गाइड ले लेता हूँ, कोई ऐसा मेंटर चूज कर लेता हूँ जो मुझे सही रास्ता दिखाए, राइट। तो कहीं ना कहीं आप मार्गांतीकरण यानी कि मेथड चेंज कर देते हैं। सफल पाने के लिए, सफलता पाने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए इंसान कई बार अपने तौर तरीके बदल देता है। जैसे कई बार हमें लगता है कि मैं ऐसे ऐसे करती थी जी, तो किसी ने बताया एक काम करो आप ऐसे ऐसे नहीं, आप ना एक काम करो ऐसे ऐसे काम किया करो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, तो आप ऐसे ही करते हो, हाँ या ना, ठीक। अब तीसरा मेथड मैं आपको बताना चाहूंगी, लक्ष्य प्रतिस्थापन। कई बार जब लोग एडजस्ट नहीं कर पाते तो गोली बदल देते हैं, अंगूर खट्टे हैं, उन्हें लगता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा, एक काम करता हूँ यार सीटेट क्वालिफाई कर लेता हूँ। जिन लोगों का सीईटी क्वालिफाई नहीं हो रहा, जिन लोगों की कहीं और गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, जैसे कोई यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, तो वो सोचता है चल यार एसएससी कर लेता हूँ, समझ गए। तो वो गोली बदल देता है क्योंकि सम हाउ से एडजस्टमेंट करना ही करना है ना। तो ये प्रत्यक्ष विधि है। मैंने आपको आत्मरक्षा विधियां बताई थी जो कि किसके अंदर आती हैं, अप्रत्यक्ष विधियों के अंदर आती हैं। और भी बहुत सारी विधियां हैं लेकिन मेरे पास इतना स्पेस था इसलिए मैं अभी यही लिख पाई। लेकिन ये तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में वीडियो देखिएगा। सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म मैंने पढ़ाया था। जरूरी है क्षतिपूर्ति और आक्रमक के लिए, ठीक है। तो क्षतिपूर्ति क्या होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड सुनिएगा, कि जब हमारे अंदर किसी चीज की कमी है, जब हमारे अंदर किसी चीज की क्या है बेटा, कमी है, तो उस कमी को कैसे पूरा किया जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मैम मेरी जो है एक सेकेंड रुकिए, हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने कहा कि मैम मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, तो उसने इंग्लिश पे मेहनत की, कमी है ना, और इंग्लिश पे ही मेहनत करके इंग्लिश में ही मार्क्स स्कोर किए। तो ये उसका प्रत्यक्ष मेथड था, जिस चीज में कमी थी उसी चीज पे सुधार किया। किसी ने बोला मेरा मैथ्स वीक है मैम, उसकी वजह से रह जाता हूँ, तो उसने मैथ्स पे ही काम किया, अपनी उसी कमी को पूरा किया। तो वो जो है प्रत्यक्ष विधि थी कि वो अपनी कमी को पूरा कर गया। लेकिन कई लोग कहते हैं कि जी मुझे मैथ्स आता ही नहीं, मैं क्या करूं। मैं क्या, एक काम करो हिंदी इंग्लिश और सीडीपी को स्ट्रॉन्ग कर लो। तो आपने अप्रत्यक्ष मेथड यूज किया, जिसका इंग्लिश कमजोर था उसने क्या किया, उसने मैथ्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि जी नंबर लेने हैं, यहां से नहीं तो यहां से, लेकिन एडजस्ट तो करना है, पास तो करना है, क्वालिफाई तो करना है, राइट। आक्रामक विधि क्या होती है, आक्रामक विधि भी समझिए, वो प्रत्यक्ष भी होती है अप्रत्यक्ष भी होती है। किसी ने कुछ कह दिया, सहन नहीं हुआ, लड़ाई हो गई, तो आपने तुरंत क्या किया, ईंट का जवाब पत्थर से। तो प्रत्यक्ष रूप से आपने जिसने आपके साथ गलत किया, जिसके ऊपर आपको गुस्सा आया था, उसी के साथ क्या कर ली, लड़ाई कर ली, उसी के साथ क्या कर ली, लड़ाई कर ली। और अप्रत्यक्ष क्या होता है, जिसने आपको दुख दिया उसको तो दुख दे नहीं पा रहे, वहां तो बस चल नहीं रहा, तो गुस्सा कहीं और उतर गया, समझ गए। जैसे विस्थापन मैंने आपको बताया था, तो वो एक आक्रामक बिहेवियर, गुस्सा जो है, ठीक है, वो जहां प्रत्यक्ष निकलना चाहिए था वहां नहीं निकला, तो अप्रत्यक्ष किसी और पर निकाल दिया, ठीक है। तो आज तो मैंने इन शॉर्ट, समय के अभाव में आप परिस्थितियां समझ सकते हैं कि मैं जो है वो ज्यादा क्वेश्चंस ही कराना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि रिकॉर्डेड तो आप क्या ही क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन हाँ आप सबके लिए टाइम यूटिलाइज होना चाहिए, और कोई ऐसा टॉपिक जो शायद हर किसी के लिए जानना जरूरी है, तो मैंने सोचा क्यों ना यही टॉपिक कराया जाए। आप सभी से आज के लिए इतना काफी है। इंटरेक्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सबके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा, हाउ डू यू फील आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको कैसा लग रहा है। और आपको सच में अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग। जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ ना जाने दें। प्लीज एडजस्टमेंट कीजिए, जो एडजस्टमेंट करता है वही बुद्धिमान है, ठीक है। तो अपनी योग्यता का संपूर्ण रूप से प्रयोग कीजिए, हार मत मानिए, कुछ भी हो जाए आपको हार नहीं माननी है, ठीक है। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।